हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स तल से। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों बाद लौट रहे हैं क्योंकि मैचेस ही उस तरीके के काफ़ी दिनों बाद हुए हैं। आपको साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि अभी लास्ट मैच हो गया अपना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब वेट कर रहे थे कि रोको आएंगे और रोको आकर के ठोको करेंगे, लेकिन वो सब हुआ नहीं। तो गुरु अभी ठुकाई हुई नहीं है, लेकिन उसकी वजह से किसी को भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो पहले बता दूं मैं आप लोगों को स्कोर्स। 136 पे 9 इंडिया थी, मतलब बारिश के बाद जो अपडेट आई उसके हिसाब से 26 ओवर तक का गेम डिसाइड हुआ था, जो कि 21 तक ही चला। बदलता हुआ मौसम और ये सब, और इसकी वजह से कुछ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, तो उनके बारे में भी बोलूँगा मैं। लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं मैच के स्टैट्स पे। तो मैच के स्टैट्स के अगर हिसाब से बात करें तो 136 पे 9 हुआ स्कोर अपना डीएलएस की वजह से। बारिश में 21.1 ओवर्स का गेम हो पाया और 131 रन बने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट पे और उन्हें जीत दे दी गई। ठीक है, आई एग्री। और लोकल बॉय मिच मार्श को भी वहाँ पर वो मिल गया, क्या कहते हैं, मैन ऑफ द मैच मिल गया। सो दैट्स गुड, दैट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो टक्कर की टीमें खेलती हैं तो ऐसा होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, और गेम कॉम्पिटिटिव हो। ऐसे नहीं, ये जो टिप्पूंजियों के साथ खेलते हैं ना, जिनको 3-0 हराते हैं। अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज़ नॉट अ राइवलरी एनी मोर। तो ऐसे गेम को हम लोग गेम कंसिडर करते नहीं हैं, और वो लोग वहाँ खुश हो रहे हैं इस बात पे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से हार गए। अरे भाई, हारे तो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तुम्हारी तरह तो नहीं कि किसी से भी हार जाते हैं। ठीक है, तो इनको कोई भी हरा सकता है, लेकिन उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी टीम में क्या चल रहा है। अपनी टीम में सब मस्त चल रहा है भाई। जो दो चार मुद्दे हैं वो अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अभी टिक करके देता हूँ। तो देखो, पहली चीज़ जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि रोहित और कोहली 8 रन और 0 रन पे आउट हो गए, डक पे चला गया कोहली। अब कुछ लोग इसमें ना, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और कुछ फैंस भी ऐसा कह रहे हैं कि यार हमने इतना वेट किया और ये देखने को मिला। भाई गेम है, ठीक है। पहली चीज़ तो एक इनिंग ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि रोहित या कोहली किस हिसाब से खेलते हैं और उनका क्या स्टैचर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, सभी डिसअपॉइंट होते हैं कि अपने हीरो को हम खेलते देखना चाहते हैं, उनके स्टाइल में रन स्कोर होते हुए देखना चाहते हैं, और वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में हो जाएगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट मैच में हो जाएगा। हर मैच में सेंचुरी तो कोई नहीं मारता ना, तो इसलिए दिल छोटा ना करें। हाँ, अब ज़रा मैच की, अगर मैच के बारे में बात करूँ तो दो चार जो मुद्दे हैं वो मैं आपको बता दूँ मेरे हिसाब से क्या डिस्कस होना चाहिए था, जो कि इतना वाइडली डिस्कस हुआ नहीं है। एक तो टीम सिलेक्शन का प्रोसेस, और उसके बाद कोच की मनमानी कि कौन क्या किस हिसाब से कर रहा है, ठीक है। और इस पर कई जगह मैंने कुछ शॉर्ट्स भी देखे, कुछ वीडियोस देखे, तो उसमें हर्षित राणा पे भी बहुत से लोग क्वेश्चन ज़रूर उठा रहे हैं। गौतम गंभीर को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर्षित राणा क्यों है टीम में, और वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि उसने उतना कुछ साबित नहीं किया है, जबकि बाकी सब साबित करने के बाद भी उनको बैठे रहना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ईशान किशन। तो दूसरी चीज़, अब मैच की अगर मैं बात करूं तो मैच में देखो बहुत सारी गलतियां थी। मुझे मैच वहीं से जाता हुआ दिख गया था जब सेकंड इनिंग में मैंने सिराज भाई को बॉल करते हुए देखा और थोड़ी लंबी बॉल पड़ी थी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और मैं मानता हूं कि मतलब एक बॉल से ये डिसाइड नहीं होता कि वो कैसी बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक बॉल से ये ज़रूर पता चल जाता है कि टीम की स्ट्रैटेजी क्या कह रही है। टीम की स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से मुझे इतना पता चल गया था कि हाँ, अभी टीम के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इंडियन टीम वहाँ गई है तो इन्हें पता होना चाहिए कि पर्थ में आपको किस तरीके का बॉलिंग अटैक चाहिए। चलो एक बार को मैं हर्षित राणा मान भी लूँगा। एनकेआर की नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एनकेआर के अलावा 5 बॉलर हों। दूसरी चीज़ कि वहाँ आपके फिंगर स्पिनर्स उस तरीके से काम नहीं करेंगे। रिस्ट स्पिनर भले ही रन थोड़े ज़्यादा खा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आपका रिस्ट स्पिनर ही कर सकता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि टीम में रणनीति क्या बन रही है और क्या नहीं बन रही है, और किस तरीके से ये देखते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे को। मुझे जहाँ तक पता है, ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए पेस वाले बॉलर और स्विंग वाले बॉलर। अगर आपको स्विंग उतनी ज़्यादा ना भी हो, अगर आप नेचुरल स्विंग से भी डाल सकते हो ना बॉल, तो वहाँ पेस चाहिए आपको मेनली। ठीक है, स्विंग बीच में पहले स्विंग ही होता था जो डोमिनेट करता था पेस के साथ, लेकिन बीच में ना अभी कुछ इस तरीके की पिचेस वहाँ बन रही हैं जिसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो आपको पट्टी ग्रीन दिखेगी, लेकिन वहाँ स्विंग उस तरीके की नहीं मिलेगी आपको। अब स्विंग कराने के लिए आप में रियल टैलेंट चाहिए, जैसे कि भूवी में होता था।
अगर आप उस तरीके की स्विंग डाल सकते हो तो डाल सकते हो। और दूसरी बात, लाइन एंड लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, वीडियो बहुत छोटी रखूँगा। तो लाइन एंड लेंथ के मामले में ना बुमराह जैसा कोई नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। तो अगर बुमराह आपकी टीम का हिस्सा नहीं भी है तो उसको आप साथ लेके जाओ। मैंने बहुत बार ये कहा है कि बुमराह बॉलिंग में, मतलब मैं तो चाहता था कि उसे कैप्टनसी दी जाए, बट पता नहीं इंडियंस को ना कुछ प्रॉब्लम है बॉलर को कैप्टन बनाने से, मुझे लगता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सेप्शन नहीं रहे हैं, बहुत कैप्टन बने, सक्सेसफुल कैप्टन कपिल देव भी रहे हैं बॉलर होते हुए कैप्टन। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखो डोमिनेंस देखोगे ना, बैट्समैन ही ज़्यादातर बने हैं कैप्टन। वर्ल्ड क्रिकेट में भी कह सकते हो, लेकिन अदर टीम्स में अगर आप देखोगे तो रेशो होगा 60-40 इस तरीके का। हमारे यहाँ 90-10 का हो जाता है रेशो। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं तो चाहता था कि कैप्टन बने, अगर कैप्टन नहीं भी बनते हैं तो फिर भी मैं चाहूँगा कि बुमराह टीम में रहें। क्या लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है, पेसर्स को उनसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। वो जितनी जल्दी पिक करते हैं लाइन लेंथ, कोई नहीं करता है। अब देखो, इन सब की तारीफ करने के बाद मैं जस्ट 1-2 मैसेज है मेरे बस यही कि एक तो कि बुमराह को टीम का पार्ट बना के रखो, चाहे जिस तरीके से ले जाओ, चाहे घुमाने के लिए ले जाओ उनको, लेकिन लेके जाओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि रोहित और कोहली की तरफ से दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लेजेंड हैं। और मैं कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे अगर वो एक आध इनिंग में नहीं चलते हैं। शेर कभी घास नहीं खाता, ठीक है। तो और ये मैच डिसाइड नहीं कर सकता। जिस तरीके से बारिश हो रही थी, डीएलएस लग गया। डीएलएस तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज भी डीएलएस चल रहा है, क्यों? क्योंकि अब डीएलएस में सारे चेंजेस होने के बाद भी मुझे डीएलएस से बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब हमेशा डीएलएस ना इंडिया के फेवर में नहीं रहा है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया हारी नहीं है, ठीक है, रिजल्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, फॉर द फैक्ट। तो मेरे तो यही मैसेज रहेगा कि बुमराह को टीम का पार्ट होना चाहिए। रोहित और कोहली की तरफ से दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही जगह है। ओनली प्रॉब्लम इज़ अगर आप स्पिनर लेके जा रहे हो तो रिस्ट स्पिनर को ज़रूर खिलाओ टीम में। स्पिनर आपके उसके अलावा इफ़ेक्टिव हों बहुत मुश्किल है। वरुण चक्रवर्ती जैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ये कहा है और माना भी है कि अभी के टाइम में स्पिन के मामले में स्पिन का बुमराह है वरुण चक्रवर्ती। मतलब वरुण चक्रवर्ती है, लेकिन स्पिन के मामले में जितनी अच्छी लाइन लेंथ वो पिक करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई उनके आसपास भी उस तरीके से पिक कर रहा है। और एंड ही इज़ गुड, ही डजंट केयर अबाउट क्रिटिक्स एंड एवरीथिंग, बट ही इज़ गुड ऑन हिज पार्ट। सो इसी के साथ मैं अब अलविदा कहूँगा, बाय कहूँगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट मैच के बाद। अभी के लिए मैं चलूँगा। जय हिंद, टाटा, सायोनारा, बाय बाय।